होती है। हमने सारे फंक्शन पढ़ लिए थे इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, बस 6 रहेगा था फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग बुक का। कौन सी बुक लेके आया था? स्कूल से तो बुक तो होगी नहीं, स्कूल वाले बुक करना चाहिए। नोट्स नहीं आता, बुक में होगी वो तो। एक तो है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब इधर पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन formulating and testing. For example, with the help of statistical techniques, we can test the hypothesis whether a rise in the railway fares will affect the passenger traffic or not. हमने पढ़ा था फोरकास्टिंग कि क्या बहुत सारे पिछले सालों के हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर का हिसाब लगा लेंगे अपकमिंग। वही हाइपोथेसिस कि इस साल ये चीज अच्छी आउट फोरकास्टिंग हो। एक प्रेडिक्शन और भी होती है, कोई एग्जांपल लेकर क्या इस साल वीट की फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। हमने खुद एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया तो हम इसका स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। इस साल वीट की फसल अच्छी होगी, अभी आपका महीना चल रहा है हार्वेस्टिंग का, अप्रैल महीने होती है हार्वेस्टिंग, तो क्या फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, कैसे पता इसमें स्टैट्स से यूज कैसे करेंगे। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से पूछना होगा, पिछले 5-6 सालों के रिकॉर्ड्स को यूज करके हम एक सिचुएशन को, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में पता लगा सकते। जैसे बोर्ड्स अभी सोच रहा है कि इस साल से सर्कुलर आया था कि 2 बोर्ड्स होंगे, तो ये एक हाइपोथेटिकल है कि अच्छा होगा बुरा होगा, वेदर ये सक्सेस होगा कि फेलियर होगा। तो इसके लिए वो पिछले सालों के कभी 2 बोर्ड पहले होते थे, एक टाइम पे सीसी पैटर्न तक होते थे, जो फर्स्ट बोर्ड था वो हाफ टर्म 1 टर्म 2 होगा, तो उसके रिकॉर्ड्स चेक करेगा और हाइपोथेटिकल जो है कि आने वाले टाइम में क्या ये 2 बोर्ड सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी फाउंड, उससे काम हो सकता है कि नहीं। हेलो जी। कौन बोल रहा है? ठीक है, मैं कॉल करूँगा। तो एक हाइपोथेटिकल, अब स्टैट्स में ना हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस आपके स्कूल में नहीं आएगा, कॉलेज में आएगा, वो भी फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, सेकंड थर्ड ईयर में आएगा। और अगर आप मास्टर्स करते हो और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसमें हाइपोथेसिस के 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर है फॉर्मूले, हाइपोथेसिस निकालने के लिए भी फॉर्मूले है स्टैट्स से। तो आप एक सिचुएशन को लेट करते हो, उस सिचुएशन में डाटा आपका फेवरेबल आएगा, अनफेवरेबल आएगा, मॉडरेट आएगा, ये भी आप लेट करते हो। मतलब एग्जामिनेशन के अंदर भी एज्यूम रिजल्ट निकालने को बोलते हैं हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या रिजल्ट आ सकते हैं उसको टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये क्यों करते हैं, हम पहले जान के एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, उसमें स्टैट्स लगाते हैं, फॉर्मूले 3-4, उससे रिजल्ट आउटकम आते हैं। हमको पता लग जाता है कि अगर रियल में ये सिचुएशन आ जाए तो हमारा क्या एज्यूम रिजल्ट। जब मैं टर्म 1 टर्म 2 की बात कर रहा हूँ या मैं 2 बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने ऐसे तुक्के वाइज नहीं किया होगा, इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट की होगी, उसमें स्टैट्स के कुछ आउटकम्स लगाए होंगे, पिछले साल के डाटा लगाए होंगे, एक एज्यूम सिचुएशन में स्टैट्स लगा के एक रिजल्ट निकाला होगा। ऑब्वियसली सिचुएशन भी एज्यूम्ड है, तो रिजल्ट भी एज्यूम्ड होंगे, एक्यूरेट तो होंगे नहीं, पर एक हमको आइडिया लग जाता है। जैसे भी वोटिंग हुई थी तो हर पार्टी एक ओपिनियन पोल लेती है। व्हाट इज ओपिनियन पोल? 3 पोल होते हैं, पता है आपको, 3 तरह की वोटिंग होती है, यू नो। एक ओपिनियन पोल होता है, एक एग्जिट पोल होता है, एक एक्चुअल पोल होता है। एक्चुअल पोल होता है जो हम वोट डाल के आते हैं, वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो 4 जून 5 जून जब भी रिजल्ट आ रहा है तो पब्लिक। एक ओपिनियन पोल होता है, क्या होता है ओपिनियन पोल?
हमारे सबसे कौन आएगा, हमारे सबसे कौन आएगा, किसका ओपिनियन की जो न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज चैनल होते हैं, न्यूज पेपर जर्नलिस्ट होते हैं, वो लोगों से उनके ओपिनियन मांगते हैं कि आपके नजर में कौन सी पार्टी अच्छी, कौन सी, तो लोगों के ओपिनियन पे वो वोटिंग कर देते हैं। ये होती है इलेक्शन से 10-20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले होती है कि इससे लोगों की वो बदल गया, ठीक है। तो ये ओपिनियन पोल से पहले भी एक पोल होता है जो पार्टीज करती है। पार्टीज एक सिचुएशन लेट करती है कि हमने 5 साल में कितना काम किया, वो तो उनको पता है। इस एजम्पशन पे एक हाइपोथेसिस स्टैट्स निकालती है कि इतने काम में लोग हमको कितना पसंद करते होंगे। तो ये एक्चुअली प्रेडिक्शन ही होती है। और हमेशा देखा गया ओपिनियन पोल का रिजल्ट और रियल पोल का रिजल्ट हमेशा बहुत फर्क आता है। क्योंकि आजकल तो सारे चैनल पीपीके हुए हैं, वो सिर्फ वही दिखाते हैं जो पार्ट में रूलिंग पार्टी या कोई भी पार्टी उनकी फेवरेबल होती है, जो पैसे कराती है उनका ओपिनियन पोल दिखाते हैं। ओपिनियन पोल उनकी फेवरेबल दिखाते हैं, फायदा क्या होगा, माइंड चेंज होता है। लोग टीवी में देखते हैं, लोग तो पागल होते आ रहे हैं, वो देखते हैं सब लोग इस पार्टी को वोट कर रहे हैं ओपिनियन पोल में, तो हम तो पागल है, हम इसको करें, हम इसको करते हैं। एक हवा का बदलना होता है। फिर एक होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल होता है कि जो लोग वोट देके बाहर निकल रहे, एग्जिट कर रहे हैं, उनसे अकेले में जब इस बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं अकेले में कि हमने इसको वोट दिया, हमने इसको वोट दिया। आधे लोग झूठ ही बोलते हैं उसमें, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा तेजी में हर जगह गिरते हुआ आ रहा होता है, ठीक हो जाता है। वो भी बीके वोट्स होते हैं। क्योंकि मान लो दिल्ली में इलेक्शन हो गए, एक स्टेट को होने बाकी है, तो दिल्ली का एग्जैक्ट पोल बाकी स्टेट के पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सब दिखा होता है। तो वैसे पार्टीज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट करेगी। कोई भी दुनिया में रिसर्च एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो मार्केटिंग, जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं, कॉर्पोरेट ने प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो सेल होगा कि पास होगा। तो उसके लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो खुद रिसर्च करो, डाटा इकट्ठा करो, लोगों की मर्जी जानो। एक हाइपोथेटिकल जो लोग, क्या इतने लोग का ग्रुप बना लो, उनको बोलो कि हम अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप बताओ क्या करो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में स्टैटिस्टिक्स कुछ वो होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो लगा के हम रिजल्ट निकालते हैं। उससे एक ना आइडिया लग जाता है कि वी आर इन सक्सेस और फेलियर। तो स्टैट्स वहां पे काम आती है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, वो बड़ा गंदा फॉर्मूला है, वो जब आएगा, अगर इकोनॉमिक्स लोगे तब आएगा, वैसे नहीं। यहाँ पे अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इतना कुछ पढ़ने के बाद क्या आप बिना पढ़े बता सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? वो तो इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उसका फीचर है कि वो डाटा को इजी टू यूज कर देता है, मतलब सिंपल फॉर्म में, ग्राफ में कन्वर्ट। मगर इंपॉर्टेंट क्यों है स्टैटिस्टिक्स लाइफ? फोरकास्टिंग में हेल्प करता है कि अगर स्टैट्स पिछले डाटा होगा नहीं तो आगे का, और डाटा की फॉर्मूला मीन मीडियन मोड की फॉर्मूले नहीं होंगे, फोरकास्टिंग कर पाएंगे? पहला हो गया मनी मैनेजमेंट की, आगे हमको कैसे पिछले हिसाब से आगे का कैसे हिसाब किताब समझना है। मनी मैनेजमेंट, कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, हर सेक्टर में जरूरी है ये इंपॉर्टेंस सिस्टम्स। तो इंपॉर्टेंस चार लोगों के लिए पढ़ेंगे। पहला है स्टैट्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि कितने लोग उनके फेवर में है, उसके लिए नंबर चाहिए, डाटा लगता है। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि हमने जो काम किया है उससे जीडीपी कितनी बढ़ी, डाटा। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में किस पोजीशन पे है, डाटा। गवर्नमेंट ये जानेगी कि पिछली गवर्नमेंट से हम बेटर थे कि नहीं थे, हमें कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो गवर्नमेंट को पिछले सालों के स्टैटिस्टिक्स से आगे की इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट को राज करना है। राज करने के लिए वी नीड डाटा, कि हम कैसे करेंगे। एक ऐसे तुक्केबाजी वाला राज और एक रिसर्च करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, इंप्रूव करके राज में बहुत फर्क है। पढ़िए ध्यान से, कोई लाइन कोई वर्ड कम कर रही है, एक भी वर्ड चाहे वो एक भी लाइन हो, मेरे को बताइए। और सीधा नहीं आता कभी। एक टाइम पे मुझे बुक बंद कर देंगे, हम टीएस करेंगे, ये लाइक फॉलो करेंगे, फिर हम नोट से मतलब 3 से 4 के नहीं पढ़ते। टाइम यार, मेरी बात मेरी बात करते ना, क्लियर है? वो तो अभी हम कॉमन पढ़ते हैं ना, पहले कॉमन पढ़ते हैं। पेपर होगा का बैच में होगा, सार्किल में शुरू करेगा, घर चली जाएगी।
मुझे टेस्ट शुरू हो गया आज। वो मैं आपको बताऊंगा, सरप्राइज है आपके लिए। प्राइस बताऊंगी 5 बजे मिलेंगे। थर्ड पॉइंट बोलो बेटा, रीड करो। ये इस साल आपके सिलेबस में है, टाइम सीरीज एनालिसिस भी सिलेबस में है। इंडेक्स नंबर आपका लास्ट चैप्टर का नाम है। फोरकास्टिंग आपका उसमें आएगा, माइक्रोइकोनॉमिक्स में डिमांड। इससे ये सब टूल्स को यूज करके हम बहुत कुछ जानते हैं। उस जानने के बाद हम नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनानी है, जो रिफॉर्म करनी है, रिवाइज करनी है, उसका बेस समझो। इंडेक्स नंबर आपका लास्ट चैप्टर है। आपको मैं बताता हूँ इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है। इंडेक्स नंबर में हम लगाते हैं पिछले एक साल को बेस ईयर लेते हैं, इसको बोलते हैं 2011-12। वो आपका पूरी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का बेस ईयर है। वो क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। 2011 में क्या प्राइसेस थे और इस साल क्या प्राइसेस है, उनको कंपेयर किया जाता है। उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, जीडीपी बढ़ी है, कम हुई है, फिर नई पॉलिसी फ्रेम की जाती है। उस साल से कम गरीबी बढ़ी है, कम हुई है, बीपीएल के लोग, बिलो पॉवर्टी के लोग बढ़े हैं, कम हुए हैं, लग्जरी की आइटम्स की जीडीपी बढ़ी है, एग्रीकल्चर कितना इम्प्रूव हुआ, कंपैरिजन करके उसके बाद हम नई पॉलिसी लाएंगे उसके हिसाब से। मान लो अगर लास्ट ईयर डिफेंस में हमने बहुत खर्चा किया और डिफेंस हमारा बहुत अच्छा हो गया, इस साल हमें लग रहा कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है, पर एग्रीकल्चर सफर किया। ये किसने बताया कि एग्रीकल्चर सफर किया? डाटा ने। डाटा से पता लगा कंपेयर करके 2-3 सालों से। फिर हम इस साल की पॉलिसी में एग्रीकल्चर में पैसे ज्यादा लगाएंगे, डिफेंस में कम लगाएंगे। तो नई पॉलिसी फ्रेम पर गवर्नमेंट हर साल बजट पास करती है, बताओ होगा आपको। किस डेट को पास होता है? फर्स्ट स्टेप को अनाउंस होता है और फर्स्ट अप्रैल को एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट अप्रैल गवर्नमेंट बताता है कि इस साल हम आने वाले अपकमिंग ईयर में क्या चेंजेस करने वाले हैं। लास्ट ईयर में एजुकेशन को इतना खर्चा दिया था, इतना पैसा दिया था, इस साल हम उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा? डाटा के ऊपर लास्ट ईयर के। तो वो बढ़ाना कम करना नई पॉलिसी। और गवर्नमेंट बहुत पॉलिसी बनाती है, कभी कभी कुछ बैन कर देती है, कभी कभी कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करती है। तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन जो होती है, ये स्टैटिस्टिक्स की होती है। अगर स्टैट्स नहीं होगी तो पॉलिसी का मतलब प्लानिंग। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जैसे नोटबंदी थी। नोटबंदी पॉलिसी नहीं थी, जबरदस्ती एकदम से बना दी। लेकिन जीएसटी पॉलिसी थी, बहुत साल के रिसर्च के बाद तरीके से इंट्रोड्यूस की गई। हर तरह से हर साल कोई ना कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च करती है। तो वो पॉलिसी बहुत सारे डाटा के ऊपर बेस्ड होकर आती है। उससे क्या होता है, वो पॉलिसी मोस्टली फेवरेबल होती है लोगों को हेल्प। बिना डाटा वाली पॉलिसी लोगों को हेल्प करेगी? नोटबंदी ने किसी की हेल्प किया आज तक? कुछ फायदा हो नोटबंदी का? नोटबंदी क्यों हुई थी? 3 रीजन थे, सिर्फ 3 रीजन थे। एक था ब्लैक मनी, दूसरा करप्शन में ब्लैक मनी होता है, टेरर फंडिंग, टेररिस्ट का बहुत सारा डुप्लीकेट करेंसी थी। डुप्लीकेट करेंसी बहुत मार्केट में, टेररिस्ट के पास 500,000 के नोट इकट्ठे हो गए थे। तीसरा ब्लैक मनी मिनिस्टर्स के पास। क्या आज ब्लैक मनी नहीं है? क्या डुप्लीकेट करेंसी नहीं है? अगर ना होते 2,000 करोड़ के बंद होते। तीसरा, क्या टेररिस्ट का पैसा नहीं है? तो उस पर भी सॉल्व हुआ, क्योंकि ये बिना डाटा के, बिना जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन। इसके बाद दोबारा, अब जब 2,000 के नोट बन रहे, क्या जल्दबाजी में? प्रॉपर सबको टाइम मिला, क्यों प्रयास हुआ? ये पॉलिसी, ये तरीके से लाएगी पॉलिसी। क्योंकि लास्ट ईयर का नोटबंदी का रिकॉर्ड चेक किया कि लोग मर गए, परेशान हो गए, पूरा इंडिया की इकोनॉमी रुक गई। तो तरीके से सब कुछ लॉन्च किया कि 2,000 करोड़ कैसे होगी। और 1-2 साल रुको, 500 करोड़ बनने वाला। जीएसटी जीएसटी बड़े तरीके से लॉन्च हुई भाई। जीएसटी का तो, जीएसटी का प्रॉपर फायदा है, ये आपको अकाउंट से पढ़ाएंगे टैक्स चोरी बंद हो गई है। बहुत सारे लोग जो टैक्स नहीं भरते थे वो गवर्नमेंट के स्लैब में आ गए। पहले आपको बिजनेस खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, तो आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट से बिजनेस चला रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो करंट अकाउंट खोलने के लिए जैसे पहली रिक्वायरमेंट जीएसटी नंबर कर दिया, पहले नहीं था ऐसा। पहले सेल्स टैक्स नंबर था, लेकिन अब लोन नंबर का काम चल रहा था। तो जीएसटी के बगैर आपका करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, तो जीएसटी लेते आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के सिस्टम में आ गया। अब आप हेराफेरी नहीं कर सकते। पहले अगर आप हेराफेरी, अगर आप जीएसटी की नहीं ले पा रहे, नंबर ही नहीं है, तो आप कितना कमा रहे हो गवर्नमेंट को नहीं पता। और आप करंट अकाउंट नहीं खोल सकते थे, वो कैश में ब्लैक मनी होता है। तो करंट अकाउंट खोलते ही आप जीएसटी नंबर लोगे, जीएसटी नंबर लेते ही आपकी परचेज सेल रिकॉर्ड हो, जो कि जिस तुम खरीद रहे हो तुम्हारी ऊपर परचेज की सेल है, वो तो रिकॉर्ड करता होगा। तुम जिसको बेच रहे हो उसकी ऊपर परचेज तुम्हारी सेल है, तुम रिकॉर्ड करोगे तो वो रिकॉर्ड तो करेगा। तो कहीं ना कहीं तुम पकड़े जाओगे। तो तुम्हारा टैक्स तुम कौन से हिसाब में लगाओ? गवर्नमेंट तब लगाती है। तो उसमें था ना कि 36 पैसे का मेरा फर्क आया, तो गवर्नमेंट ने तब लगा कि मेरे 36 पैसे कम आए हैं, 36 पैसे है। सैटरडे को बताया, जीएसटी के बारे में बताया था सैटरडे को मैंने।
अब जीएसटी के चैप्टर अकाउंट्स में उसको डाउन इसी के सिंगुलर साइंस कराए थे और ये छोटा फंक्शन अच्छा अकाउंट्स में चैप्टर 1 करा दिया मोस्टली हो गया थ्योरी वाला दिया था रिकॉर्ड नहीं किया पास करा दिया मतलब कल कराऊं तो 5-10 मिनट का चैप्टर 1 रह गया जब सही करेंगे वो चैप्टर तो नहीं मुश्किल है बेसिस ऑफ अकाउंट का प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट हां आगे बढ़ो जी और भी पढ़ना है और भी पूछो तो पूछो 2010-11 वाले सेंसस का डाटा 10 साल वाला नहीं नहीं वो सेंसस का डाटा नहीं वो बताएंगे चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको उसको बेस से पूरा कंट्री मानती है एक्चुअली वो एक ऐसा साल था जब पूरी कंट्री में ना अर्थक्वेक आया था किसी स्टेट में ना फ्लड्स ना ड्रॉट ना फेमाइंस ना स्ट्राइक्स ना लॉकआउट ना बीमारियां मतलब कोई नॉर्मल ईयर था तो गवर्नमेंट बोलती कि उस साल कोई ना एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए थे जो डिमांड सप्लाई को हिला सके तो उसको हम नॉर्मल ईयर मानते हैं उसके बाद आज तक ऐसा कोई साल आया नहीं तो उसको बेस ईयर मानते हैं कि उस साल के प्राइसेस और क्वांटिटी से हर साल कंपेयर करते हैं उसके बाद कोई भी साल ऐसा आएगा तो उसको बेसिक बना लिया जाएगा पर अभी तक कोई नहीं कभी लॉकडाउन कभी कोविड कभी जीएसटी कभी नोटबंदी कभी कुछ पॉपुलेशन की बात नहीं या प्राइसेस की बात नहीं कि उस साल कुछ देखो जब भी कुछ होता है ना अर्थक्वेक आए और प्राइस बढ़ते हैं फ्लड आए प्राइस बढ़ते हैं क्योस होता है तो हम उससे एक एक्सीडेंटल ईयर से किसी को कंपेयर करेंगे ना तो सही रिजल्ट नहीं आएगा मान लो कि मैं अपनी परसेंटेज को कंपेयर करना है तो मेरी 11th में कैसी 10th में कैसी पर 10th में हॉस्पिटलाइज था बोर्ड से तो कंपेयर करने का फायदा होगा क्योंकि मैंने एक मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बोर्ड्स नहीं दिए तो वो साल नॉर्मल था उसके बाद कोई भी साल नॉर्मल नहीं रहा कभी कुछ ना कुछ पूरी कंट्री में हुआ तो इसलिए उसके प्राइस को सही नहीं मानते उस साल के प्राइस को सही मानते उससे हर साल कंपेयर किया जाता है 12 को 13 को 14 को सबको 11 आज हम 24 में आ गए 24 के प्राइस को भी हम 11 से कंपेयर करते हैं आज के क्योंकि हर साल कभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है कभी इलेक्शन हो रही है कभी स्ट्राइक्स हो रही है कभी लॉकडाउन है कभी कोविड है कभी नोटबंदी है बहुत कुछ हुआ हर साल तो इस अब तो पाकिस्तान से वॉर हो गई थी एक बार तो उस साल में कुछ नहीं हुआ वो आएगा आपका लास्ट चैप्टर तब बताएंगे हाइपोथेसिस हम खुद ही एग्जांपल लेट करते हैं प्रेडिक्शन हम एक्चुअल चीज की नहीं करते हाइपोथेटिकल हम एक्चुअल चीज की नहीं करते हम एग्जांपल भी खुद ही लेट करते हैं और एक एग्जांपल के अंदर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको रियल लाइफ में एज्यूम करते हैं कि ऐसा अगर हो तो क्या होगा नॉर्मेटिव पढ़ा नॉर्मेटिव क्या होता है देयर शुड नॉट बी दिस देयर शुड बी वो एग्जांपल हुआ कि ये नहीं होना चाहिए था अगर ये ना होता तो हम स्टैट लगाते तो क्या आंसर आता समझ गए आज इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है कि कम है पॉवर्टी ज्यादा है कम है तो पॉवर्टी ज्यादा है उसमें फोरकास्टिंग करेंगे तो रियल लाइफ होगी लेकिन हम सोचते हैं अगर इंडिया में पॉवर्टी ना होती तो क्या हालात होते तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी इसमें हम स्टैट लगाएंगे तो रिजल्ट भी हाइपोथेटिकली तो आएगा क्योंकि इंडिया पॉवर्टी तो है तो अगर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ना होकर डेवलप्ड कंट्री होती तो हमारी जीडीपी इतनी तो हमारे हालात क्या होते हैं ऐसे कुछ जानने के लिए हम स्टैट्स मतलब एग्जांपल भी खुद डेवलप करेंगे जान के नॉर्मेटिव टाइप का उसमें स्टैट लगाएंगे तो रिजल्ट भी तो नॉर्मेटिव ही आएगा रियल तो कुछ भी नहीं आएगा क्लियर हुआ यू नो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव राइट स्कूल में कहीं पे टेंथ तो किया होगा स्टार्टिंग से पढ़ना होगा इसको गारंटी मिलती है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है जिस भी पार्टनर से डेबिट साइड क्या पार्टनर का पार्टनर की कैपिटल कम होती है या कम होती है इसको गारंटी मिलती है वो तो क्रेडिट साइड आएगा पार्टनर का गारंटी देते हैं वो हमेशा डेबिट साइड आती है इसको मिलती है वही तो उसको देते हैं इसको मिलती है मिलती है वो क्रेडिट साइड आएगा ना जिसमें प्लस करते हैं वो क्रेडिट साइड आज करेंगे आज जो हमने करना ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो करेंगे वो होगा सैटरडे वही आज है कल चलो अब आता है स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या इकोनॉमिक्स में है हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम ये स्टैट्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स मतलब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टैट्स की इंपॉर्टेंस वहां पे है क्यों ये आपको नहीं पता आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं आज तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी वो एसएसटी थी इकोनॉमिक्स तो अब शुरू हुई है पहली बार वो बीएसटी मान लो एसएसटी मान लो तभी लोगों को लगता है कि ट्यूशन की जरूरत नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिक्स अलग है इकोनॉमिक्स अलग है अब पहला पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज आपके ना इकोनॉमिक्स में ना लॉज है हर चैप्टर में एक लॉ होता है लॉ ऑफ डिमांड किसी को पता व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड बताओ डिमांड बढ़ती है तो प्राइस डिमांड बढ़ती है तो प्राइस मिल जाते हैं डिमांड
डिमांड पहले प्राइस प्राइस बढ़ता है, डिमांड गिरती है, प्राइस बढ़ता है। खुद बता रेवंत, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उस चीज की डिमांड क्या होगी? कम। और प्राइस कम हो गया, सस्ता हो गया तो डिमांड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ये किसी ने बनाया होगा और वो हमेशा वैलिड है, आपने बिना पढ़े तभी सही से। तो ऐसे हर लॉ नहीं बता पाओगे आप, हर चैप्टर में लॉ एक हर नहीं बता पाओगे आप। तो ये तो इजी वाला था। तो और भी चैप्टर्स के लॉ जिन्होंने बनाए होंगे इकोनॉमिक्स ने वो कैसे बनाए होंगे? तुक्केबाजी, ऑब्जर्वेशन की, रियल लाइफ लोगों से पूछ के। ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ऑब्जर्वेशन नहीं होती, हमेशा पूछताछ होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? रिसर्च, डाटा कलेक्शन। लोगों से पूछा होगा, बहुत सारे लोगों से पूछा होगा, उससे फिर कई लोगों ने बोला होगा सर प्राइस बढ़ेगा हम तो डिमांड बढ़ा देंगे। कोई ऐसा बंदा होगा इसने बोला होगा प्राइस बढ़ेगा हम डिमांड बढ़ा देंगे? हम ही लोग हैं वो। है क्या क्या? वहीं पे आ रहा हूँ मैं। ऐसी भी कई चीजें दुनिया में है जो सस्ती होती है ना तो उसकी डिमांड घट जाती है, और जो महंगी होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस टू दिस लॉ ऑफ डिमांड ना। आपकी रोज लाइफ की है इंफीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, जब डिमांड रेट बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों ने रिसर्च करके लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ कॉस्ट, लॉ ऑफ सप्लाई, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, ये सब कुछ निकाला होगा कि तुक्केबाजी की होगी? तो इकोनॉमिक्स की बुक में जो लॉज है, जिन लॉज के ऊपर न्यूमेरिकल्स और जिन लॉज के ऊपर चैप्टर है पूरा का पूरा, वो लॉ स्टैट्स के बगैर बन गए होंगे। तो इकोनॉमिक्स स्टैट्स के बगैर वो स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हमारी इकोनॉमिक्स का पहला सबक क्या है? हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? Why is this subject economics in our syllabus, in our life? Because we have scarcity of products. अगर scarcity ना होती तो इकोनॉमिक्स होती, वो चैप्टर सिलेबस ही ना होता, बुक ही ना होती, नाम ही ना होता। तो scarcity होता क्या है? किस नहीं रिसोर्स की कमी है इन रिलेशन टू लोग। तो लोगों की गिनती हुई होगी और रिसोर्स की गिनती होगी, कितनी कमी, कितनी ज्यादा, कितने कम है। तो ये भी गिनती का मतलब स्टैट्स नहीं होता कि कितने परसेंट कमी है, क्या वो पूरी हो सकती है कि नहीं। इसको तो इकोनॉमिक्स जो बुक है आपकी, माइक्रो मैक्रो कॉलेज जितने भी है, उसका पब्लिशिंग जो हुई है, चैप्टर के नाम जो बने, चैप्टर के अंदर जो भी छपा है, वो स्टैट्स में रिसर्च करके टूल्स को यूज करने के बाद, तरीके से आउटकम्स निकालने के बाद छपा है। ऑब्जर्वेशन, तुक्केबाजी नहीं है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, एनालिस्ट, इंटरप्रिटेशन, डाटा कलेक्शन, उसके बाद हुआ। पढ़ो पहला पॉइंट। लाइट भी आ गई आपको? तुम्हारी मर्जी, पढ़ो श्वेत। वो भी एक चैप्टर का नाम है। आपने बोला, ये पूछा इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? आपने बोला सर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा डिमांड? अगर प्राइस 10 रुपए से बढ़ गया एप्पल का, डिमांड कितने से बढ़े कम होगी? ये भी तो पता लगाना है। ये भी स्टैट्स का एक फॉर्मूला है जो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको पता है, अवनी को पता है, इसको करा रखा है मैंने, इसको करा दिया मैंने। कहाँ पे लिखा हुआ है? इसमें लिखा है। एक होता है सबको लेके सबसे पूछना, एक होता है कुछ को लेके सब पे थोपना। अगर डाटा बहुत बड़ा होता है, हम सबसे नहीं पूछ सकते, तो कुछ लोगों से पूछ के उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, उसको जनरलाइज कर देते हैं कि रियल में ऐसे ही होता है। वो एक्यूरेट नहीं होता पर जनरल होता है। जैसे पूरे इंडिया के बोर्ड्स की परसेंटेज चाहिए, हम सब बच्चों से नहीं पूछ सकते, हम कुछ स्टेट्स के कुछ स्कूलों के बच्चों से पूछ लेंगे, उसको बोलते हैं सैंपल, और उसको जनरलाइज कर देंगे इंडिया का रिजल्ट ऐसा है, जहाँ बहुत बड़ा डाटा होता है। ये अगले चैप्टर पढ़ाएंगे आपको इंडक्टिव मेथड। हाँ, वो हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, उसको सैंपल मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड जो है ना, जनरलाइज करके एक छोटे से डाटा को कलेक्ट करो, जहाँ बहुत बड़ा डाटा हो और वो गैदर करना इम्पॉसिबल है पर जरूरत है, तो थोड़े थोड़े लोग, हर तरह के थोड़े लोगों से पूछ लिया, उसकी एवरेज निकाल के टोटल एवरेज निकाल ली, उसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड मीन कहते हैं। वो आपके सिलेबस में इस साल
कंबाइंड मीन निकालने के बाद हम जो परसेंटेज आती है उसको मान के चलते हैं कि पूरे डाटा का ही है। मतलब अगर 1 लाख लोगों से पूछना है तो हम 10,000 लोगों से पूछ लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको into 100 करके उससे आइडिया लगा लें कि 10,000 लोगों का ये इतने परसेंट, 10,000 में मान लो कि 80% लोग यस कर रहे हैं, तो फिर पूरे के मान लेंगे पूरे 1 लाख में 80,000 लोगों ने यस ही बोला होगा। ये एक्यूरेट नहीं होता पर रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, समझ गए? हाँ जी, क्या हुआ? हाइपोथेसिस नहीं हुआ, ये रियल में हम पूछ रहे हैं, हाइपोथेसिस कुछ और होता है। नहीं इमेजिनरी में लोग जिन्होंने 10,000 से पूछा उसमें 8,000 ने बोला ना हमको, इमेजिनरी नहीं है। हाँ बाकियों पे इमेजिन करें, इसको जनरलाइज कहते हैं कि कुछ लोगों से पूछ के जनरलाइज कर दिया लोगों के लिए। वो तो सिचुएशन अभी जो हाइपोथेसिस आई नहीं है कभी ना, वो आएगी सिचुएशन शायद। देख क्या अभी 2-3 साल से इंडिया में अर्थक्वेक आया? कब आया इंडिया में? जिससे नुकसान हुआ बहुत। क्या अभी 2-3 साल में मेट्रो का एक्सीडेंट हुआ? मेट्रो बोलो, कब हुआ? नहीं मेट्रो ट्रेन चलते चलते ठुक गई कहीं पे, ठीक है? या तो ऐसी क्या अभी 1 साल से हमारी कोविड की कोई प्रॉब्लम आई? तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमें पहले तैयार रहना पड़ेगा। तो हम इनकी आने की वेट करेंगे कि पहले इमेजिन करेंगे कि जब ये आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे। तो इमेजिन करते हैं कि आज इंडिया में अर्थक्वेक आ जाए तो हम क्या स्टेप उठाएंगे? हाइपोथेसिस बात। हाँ ड्रिल्स होती है, जो मॉक ड्रिल्स होती हैं, जो आर्मी के लोग करते हैं, मेट्रो के लोग करते हैं कि अगर मेट्रो में टेररिस्ट अटैक हो जाए तो वो कैसे उसको रिफ्लेक्ट करेंगे बैक। तो वो होता है हाइपोथेसिस। उसके आउटकम निकालने, जब वो सिचुएशन आई नहीं है, नॉर्मेटिव है, तो रिजल्ट भी नॉर्मेटिव होगा, पर हम तैयार रहते हैं कि अगर ये सच में हो जाए तो हमें क्या करना होगा। हमारे पास एक एज्यूम्ड आइडिया होता है, हम एकदम शॉक नहीं हो जाते। समझ गए हो? हमें कुछ तो पता होगा ना कि हमने ऐसा कुछ किया था, हमको ये आउटकम मिला था। हम सबसे पहले हाइपोथेसिस का रिजल्ट लगाते हैं। मान लो जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ और कोविड आया, फिर फेज 2 आया था, पर हमको लगा था कि फेज 2 आएगा नहीं, हमने कहा अब तो खत्म होने वाला है। पर गवर्नमेंट को लगा था कि शायद आ जाए, अगर दोबारा कोविड आता है तो हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने वो हाइपोथेसिस के रिजल्ट लिख लिए होंगे। जब वो फेज 2 असली में आ गया, बाई चांस वो जो आउटकम्स लिखे थे उसको यूज किया। अगर मैं आज लगाता हूँ कि हाँ इंडिया में, दिल्ली में मान लो अगले इसी 6 महीने के अंदर अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाए, तो हम कैसे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो डैमेज होगा, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। क्या अर्थक्वेक आया, हमने पहले से डैमेज कंट्रोल की तैयारी के स्टेप्स लिख लिए कि हम ये करेंगे, ये गवर्नमेंट लिखती है। अगर बाई चांस आ जाए, सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि जो स्टेप्स लेंगे उसको देखेंगे। आई नहीं है, आने की वेट भी नहीं करेंगे। बाई चांस कुछ नेगेटिव हो जाए तो हम कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये बुरे वक्त के लिए भी होती है, अच्छे वक्त के लिए भी होती है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा क्लियर हुआ हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ? अब आप पढ़ लो पूरा इकोनॉमिक्स का। सेकंड स्टेप क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी है आपने पढ़ी हुई है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो उसको सॉल्व करने के लिए डाटा लगता है। बिना डाटा के अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया को हाउ टू प्रोड्यूस में LIT यूज करनी है कि CIT, आप क्या रेकमेंड करोगे? आपको कैसे पता LIT? सबने LIT पढ़ी, क्योंकि इंडिया गरीब देश है, कैपिटल की कमी है, दूसरी वर्कर्स क्या है। तो आपको कैसे पता कि इंडिया गरीब देश है? आपके पास डाटा है, आपके डाटा की बिलो पॉवर्टी लाइन और लोअर मिडिल लेवल में कितने लोग रहते हैं। आपके पास पता है कि हमारी प्रोडक्शन US से कम है, फिर हमको पता है कि US एक अमीर देश है, हमारे नंबर्स है हमारे पास, हम तुक्के नहीं मार रहे। एक नंबर बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी में गरीब लोग ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तो हम LIT यूज करना चाहते हैं। बात पकड़ में? बिना नंबर्स के तुक्का मार लोगे आप, समझ गए? अब मैं आपके किसी कंट्री का नाम लूंगा, आपको पता उसके बारे में नहीं है तो बता दोगे उसके बारे में? आपको जानना पड़ेगा ना उसके बारे में क्या है क्या नहीं। चाइना के बारे में सोचो क्या होगा, क्या क्यों, आपको कैसे पता? क्या पता लोग अनएम्प्लॉयड हो वहाँ पे? कैसे पता? आपको तो डाटा नहीं पता ना, वही तो, हमें डाटा नहीं पता, हम नहीं बता सकते, तुक्का मार सकते हैं। तुक्का इज नॉट इकोनॉमिक्स। लेकिन इंडिया का डाटा मेरे पास है, तो मैं चाइना का डाटा निकालूंगा, उससे बता दूंगा, सिंपल सी बात है।
आज से 50 साल पहले चाइना को कौन सी यूज करनी चाहिए थी? कैसे पता? आपको डाटा नहीं पता? क्या पता? आप तुक्के मार रहे हो हैं? कैसे पता आपको? डेटा नहीं है आपके पास कुछ भी। आप गूगल करोगे, आप 50 साल पहले का डाटा निकालोगे कि 50 साल चाइना में गरीबी पॉवर्टी का परसेंटेज निकालो। अगर वो आता है 15-20%, तो क्या रेकमेंड करते हो आप? कैपिटल इंटेंसिव। 15-20% लोग अनएम्प्लॉयड थे, कोई बात नहीं, कैपिटल में तो उतना तो एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे। तो वो 15-20% निकालने के लिए बहुत सारे लोगों का नंबर पूछे गए होंगे ना, इनकम पूछी गई होगी, उनकी इनकम से बताया होगा गरीब कितने अमीर कितने। तो डाटा लगता है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डाटा व्हाट टू प्रोड्यूस में सिविल गुड्स बनाए कि वॉर गुड्स? पाकिस्तान क्या सोचती होगी? गलत सोचती है। उनको क्या सोचना चाहिए? क्योंकि उनकी जरूरत क्या है, उनका डाटा क्या कह रहा है, देश में गरीबी क्या है, उनको सारा खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, खुद बनाना चाहिए, पर वो नहीं मानते इस बात को, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स पे चलते ही नहीं, वो डाटा पे चलते ही नहीं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हाँ, इसलिए उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। अगर वो डाटा देखे कि हमारे देश में लोग भूखे ज्यादा है, हमको खाना बाहर से मंगाना पड़ता है, और जंग अगर पाकिस्तान खुद पंगे नहीं लेगा तो इंडिया तो शांति बैठा हुआ है, तो हमें डिफेंस में खर्चा करना क्यों है? सिंपल सी बात है। तो अगर वो डाटा देखे तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनकी देश में महंगाई कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर इंडिया देखता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए बनाओगे? लग्जरीज के लिए कि नेसेसिटीज के लिए? क्योंकि हमें पता है कि हमारे लोग गरीब ज्यादा है। तुम्हें डाटा नहीं पता, तुम्हें दिखता है आसपास, तुम्हें गरीबी दिखती है खुले दिन। अगर तुम रहते हो कनॉट प्लेस में और तुम 10 साल से कनॉट प्लेस से बाहर ही ना गए होते, फिर तुम्हारा आंसर क्या होता? तुम बोल लग्जरीज बोलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां बोलते हैं, क्योंकि तुम सीपी से बाहर निकले ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं कि होता क्या है, गरीबी होती क्या है। सीपी क्रॉस करती पुरानी दिल्ली दरियागंज आया था, जमुना पार जाओ, मजेदार, बहुत मजेदार। मैंने कल खत्म किया, कुछ अच्छी होती बहुत। तो आप क्रॉस करो जरा, पुरानी दिल्ली एंटर करो, आपको पता लग जाएगा गरीबी है कि इंडिया में अमीरी है। पूरा केस ही उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आता है जी अगला पॉइंट, क्या है? कोई पढ़ के समझाएगा? पढ़ के समझाने वाला काम। मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आएगा। व्हाट इज मार्केट? हाँ, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? पता ही नहीं आपको व्हाट इज मार्केट? इसमें 4 मार्केट के नाम लिखे हुए हैं। ओलिजो, ये बच्चे माइटोचोंड्रिया बोलने वाले हैं। है 9th में एक बच्चा माइटोचोंड्रिया बोलता है, वो ओलिगोपोली। बेटा आपके कितने मार्केट के नाम दिए हुए यहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन दिया हुआ है। ये चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर का नाम देखो क्या लिखा है, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फॉर्म्स, ऐसा कुछ लिखा होगा नाम, सेकंड लास्ट चैप्टर। हाँ जी, अच्छा इसमें नहीं है, सॉरी, माइक्रो में है। डिफरेंट मार्केट फॉर्म, मेन मार्केट फॉर्म्स। 4 तरह की मार्केट होती है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, एक और डुओपोली। 5 होती है। पांचों में कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, बिहेवियर और जो सप्लायर्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स का जो बिहेवियर, एटीट्यूड अलग अलग होता है। तो हम किस तरह की मार्केट में है, या इंडिया में कौन सी मार्केट है? सब तरह की, 5 तरह की मार्केट। इंडिया नहीं है, मार्केट प्रोडक्ट की होती है। कहाँ लिखा ग्लोबल? तो 5 है इंडिया में, ग्लोबल तो बोला ही नहीं मैंने। डुओपोली, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये 5 होती हैं। मार्केट कभी स्टेट की नहीं होती, मार्केट कभी शिवनगर एरिया की नहीं होती, मार्केट कभी कंट्री की नहीं होती, मार्केट प्रोडक्ट की होती है। जैसे हम साबुन खरीदते हैं, साबुन एक जेनेटिक नेम है, सोप। हम जिस ब्रांड का खरीदते हैं वो ब्रांड नेम हो गया। लाइफ बॉय, लक्स, ये सारे क्या होते हैं? ब्रांड नेम। सबका प्राइस एक जैसा है कि अलग अलग है? लेकिन फिर भी एक रेंज में आ रहा है कि बहुत रेंज का फर्क है? एक ही रेंज में 10, 20, 5 रुपए, 10 रुपए का फर्क आता है।
पेन हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं पर सबकी ऑलमोस्ट रेंज क्या है, लग्जरी पेन्स को छोड़ की बात करो तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली होता है कि सिंगल सेलर, मार्केट में वो सेलर एक ही है, उसका कंपटीशन एम से मोनोपोली, एम से मर्जी, मन मर्जी के रेट है उसके। रौनक उसका रिश्तेदार है, उसको सस्ता लगाएगा, रेवंत उसको पसंद नहीं आ रहा उसको महंगा लगाएगा। सिंपल सी बात, भैया लेना है लो, देना ना दो। अब ये मोनोपोली होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है पेटेंट। वर्ड सुना है शार्क टैंक में? मैंने कुछ ऐसा बनाया जो मार्केट में है ही नहीं, मैंने पहला बनाया, इनोवेशन है और सबको चाहिए। तो मैं जैसे लॉन्च करूंगा तो लोग इंडिया में जो कॉपी लोग करते ही हैं, खासकर सरदार लोग तो करते ही करते हैं कॉपी। उनको जितने भी सरदार लोग हैं ना, इंजीनियर्स है सारे, बीकॉम उन्होंने बीएससी नहीं करी पर इंजीनियर सारे, मायापुरी भरा पड़ा इनसे। तो ये उसको खोल देते हैं, फिर उसके ऐसा डुप्लीकेट बना देते हैं। तो अब वो उसको डर लगे मेरी इनोवेशन धीरे धीरे चोरी हो जाएगी, तो पेटेंट कराएगा 10 साल का। इंडिया में फोटोकॉपी की मशीन आई थी, तो इस तरह से पेटेंट लिया जाता है, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कुछ हद तक मेरी मर्जी के रेट मोनोपोलिस्टिक, पर मैं कंपटीशन भी लूंगा। साबुन, शैम्पू, तेल, पेन, रजिस्टर्स, इसमें कुछ मेरी मर्जी कुछ मेरे रेट्स, पर मैं इतनी अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि मार्केट में नॉर्मल पेन 10 रुपए के रेंज का 20 रुपए का मैं 150 का रख दूं। नॉर्मल पेन, बॉल पेन मैं रखूंगा, चलेगा? तो सारी मेरी मर्जी चलेगी, कुछ मेरी मर्जी की मैं 10 का 12 करूं, 15 करूं, 20 करूं, मेरे को रखना है, पर मार्केट के रेट के हिसाब से सोच के रखना है। इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक एंड कंपटीशन। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन विच इज हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन। ये बोलता है कि इतने सारे सेलर्स हैं, इतने लाइन लगा के सेलर्स हैं, घर घर में वो सेलर है और वो एक ही तरह का गुड बेच रहे हैं, इसकी शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, प्राइस सेम है। अगर ऐसा कोई गुड हो जो हर घर में गली गली में मिलता हो, तुम तिलंगा लेने जाओगे उसको? तुम्हारे घर के बाहर ही मिल रहा है, गली के बाहर ही मिल रहा है। मतलब कि वो उसमें तो बहुत सारे तरह के आपके साइजेस है ना। ऐसी चीज जो बिल्कुल डिट्टो सेम साइज की मिल रही है, कलर भी सेम, सब कुछ सेम, ऐसा होता ही नहीं कभी। रेट तो ब्रांड से कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट भी अलग आता है उसमें, तो कोक का, थम्स अप का टेस्ट अलग है, पेप्सी का टेस्ट अलग है, प्राइस सेम होना की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आज 100 बाजार लगेगा, आप सब्जी वाले बैठेंगे, आप लेट कर लो, सब सब्जी वालों के पास जो टमाटर होगा वो सेम साइज का होगा, सेम कलर का होगा, शेप भी सेम होगी और उनका जो वेट की जो क्वालिटी भी सेम होगी, और वो साथ साथ बैठे हुए हैं। तो तुम दूर तक जाओगे कि पहले से ले लोगे? और वो वाला आगे आएगा वहीं से ले लेगा, जिसकी गली के बाहर जो होगा उससे लेगा। क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं ना, क्योंकि लड़। पर अगर पहले वाला कहता है कि सब लोग 10 रुपए का दे रहे हैं, मैं सिर्फ 10.5 का लूंगा, 50 पैसे महंगा, तुम उससे नहीं लोगे क्योंकि इसने 50 पैसे महंगे, बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, खाली आवाज मारनी है। यहाँ पे बोलते परफेक्ट कंपटीशन, इतना तगड़ा कंपटीशन कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल एज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। पर ये सिचुएशन होती नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम की दुर्गति देखो, मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, मोनोपोलिस्टिक भी करता है, ओलिगोपोली भी करती है, डुओपोली भी करती है। चारों रियल लाइफ में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मेटिव है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। ब्रांड्स है ना अलग अलग नाम के, सबका प्राइस अलग अलग नहीं है। नहीं, जो लाइक टाइप ऑफ इंडियन मार्केट में जो सब चल रहा है मिड रेंज परफेक्ट कंपटीशन। कैसे? सबके फीचर्स अलग अलग है, शेप अलग अलग है। हम फीचर, शेप, बैटरी का साइज, बैटरी का इमेज सब कुछ चेक करते हैं कि नहीं करते? वो चीज ऐसी होगी जो सब जगह सेम मिलती है, दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, हर बंदा बेच रहा है, वो होता ही नहीं ना। तो हमारी सिस्टम क्या है? हमारे सिलेबस में चैप्टर है, 5 कंपटीशन है, 5 मार्केट्स है, 4 कटी हुई है, एक ही आ रही है परफेक्ट कंपटीशन जो इमेजिनरी है, वो पढ़नी पड़ेगी। जिसको सोचने के लिए हमें इमेजिन करना पड़ता है, तुक्के गलत एग्जांपल लेने पड़ते हैं, हाइपोथेसिस लेनी पड़ती है, वो सिलेबस में है। बाकी सब काट दी 3 साल से, पता नहीं सिस्टम क्या है। वो पढ़ाए ना उल्टा जो है, वो पढ़ने मजा भी आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे। अब ओलिगोपोली होता है कि 2-3 प्लेयर्स है, 4-5 प्लेयर्स है, जैसे पेट्रोल के 4 प्लेयर्स है सिर्फ, वो होता है ओलिगोपोली। डुओपोली की 2 ही बंदे बेचने वाले और तीसरा बंदा ही नहीं है। ये हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को। परफेक्ट कंपटीशन मेरे को समझाने में इतनी मुश्किल होती है कि समझाऊं कैसे मैं, क्योंकि
जो बनानी पड़ेगी जान के, ऐसी बनती नहीं, और तुम्हें भी सोचनी पड़ेगी, अलग ही हमारी क्लाउडी दुनिया में जाना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने वो रख दिया, बाकी सारे काट दिए पागलों की तरह। पर मैं हल्का हल्का सब कुछ पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। तो ये मार्केट के बारे में हमें पता कैसे लगेगा, मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के रेट देखने पड़ेंगे, रेट से ज़्यादा जब मैं मार्केट जाके रेट्स लिख रहा हूँ तो ये डाटा कलेक्शन नहीं, ये स्टैट्स के बगैर हो जाएगा। और मेरा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में लॉन्च होगा, ओलिगोपोली में, डुओपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोली में या प्रोडक्ट में, ये मेरे को तब पता लगेगा ना जब मैं रिसर्च करूंगा। तो रिसर्च करने के लिए वी नीड, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। मोनोपोली करने के लिए पेटेंट लेना पड़ेगा आपको, और मोनोपोली खत्म हो जाएगी। वो तो लाइसेंस नहीं मिलता ना हमारी कंट्री में। चार पांच नहीं, हमारी कंट्री में 4-5 चीजें जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है वो कोई और खोल नहीं सकता। जैसे डिफेंस के लिए और कोई नहीं खोल सकता, रेलवेज और कोई नहीं खोल सकता, ऐसी कई चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई है। उस जो गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट की बात हो रही है। अगर तुमने कोई इनोवेट किया और गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दे दिया कि तुम बेचो, पर तुम्हें डर किया रही तो कॉपी हो जाएगी, तुम पेटेंट करोगे तो कॉपी होते ही जो तुम्हारी वो उसके गुड्स तुम्हारे बन जाएंगे, उसको जेल हो जाएंगे। तो तुम्हें डर नहीं, खुल के बिजनेस करोगे तुम, समझ गए। अगला पॉइंट पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ नहीं, आगे से बनाया मैं, एग्जाम्स के बाद दिखा दूंगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चन थ्योरी वाले होंगे, मेरे को मैंने हाँ बोला था, झूठ नहीं बोलता, झूठ से बचो। जो एक झूठ छुपाने के लिए 50 झूठ बोलते हैं, सच बोलो। हाँ जी, जब मार्केट चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि मार्केट की स्टडी करने के लिए स्टैट्स चाहिए कि नहीं, बिना स्टैट के हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा कि नहीं हमें पता लग जाएगा। तो मार्केट की स्टडी करना विनी स्टैट्स, सिर्फ इतना चैप्टर है, पूरा आराम से पढ़ाएंगे दिसंबर में। नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं बहुत कुछ कटाव पढ़ाता हूँ। जैसे अभी मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एक्सरसाइज कटी, वो भी पढ़ाऊंगा आज 2 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को ना आगे आपको सीओटी की तैयारी करानी है। तो जो कटा वो भी हल्का हल्का बता करूंगा, आगे आपको पता होगा कि ये ना बोलो जानता हूँ कहाँ मैथ्स पढ़ के तो पढ़ाया नहीं गया, मैं हर चीज पढ़ा के भेजूंगा जो कटा हुआ होगी। आगे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग, ये मेरे को कौन समझाएगा, प्यारा सा बच्चा। अर्थ जो पेपर चाहिए बता दियो, दे दूं, बस इनकी छुट्टी करने वाला हूँ। वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोला गया है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन या कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओनली। प्राइस एक वेरिएबल हुआ, कभी भी रिलेशन बनने का 2 वेरिएबल चाहिए, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये वेरिएबल्स का रिलेशन इनवर्स है कि डायरेक्ट है, ये कैसे पता लगता है, स्टैट्स के, स्टैट्स डाटा है। आप मेरे को बताओ पीपीसी के 2 गुड्स का रिलेशन क्या होता है, क्यों? एक ज्यादा बनाएंगे तो एक, ठीक है। मैं कॉन्वेक्स का नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि नहीं होता। तो आपको पता कैसे लगा कि एक ज्यादा बनाएंगे कम, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल देखा, न्यूमेरिकल में एक चीज बढ़ रही थी, एक चीज क्या और थी, तो नंबर्स देख के पता लगा, नंबर्स डाटा तो होता है। क्या मैं एक लिख दूं, हाँ एक है कि 5 गन्स के लिए 20 बटर बनेंगे, ये इससे आप बता दोगे इनवर्स है कि डायरेक्ट। मैं इसको 5 का 6 करूंगा और 20 का 18 करूंगा, तो बोलोगे सर एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो 2 नंबर से भी आइडिया लग जाएगा आपको, तो वो डाटा नहीं हुआ। तो बहुत, अभी तो आपने सिर्फ पढ़ा पीपीसी के 2 वेरिएबल्स, अभी तो रिमेनिंग सारे स्टैट्स के, सॉरी सारे इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में ग्राफ है। मतलब हर ग्राफ पे कितनी एक्सिस होती है, 2, एक एक्स और एक वाई, और इन दोनों के बीच में अगर होगा इनवर्स रिलेशनशिप तो कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, और अगर डायरेक्ट होगा तो अपवर्ड बनेगा। तो मतलब हर चैप्टर एक एक्स एक्सिस वाली चीज और एक वाई एक्सिस वाली चीज का क्या बताती है, रिलेशनशिप। तो स्टैट्स, और वो नंबर चाहिए, ग्राफ बनाने के नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, डाटा चाहिए। बचपन में साइंस में ग्राफ थे, मैथ्स में ग्राफ थे। ग्राफ में लाइन कैसे प्लॉट होती है, स्पीड डिस्टेंस ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, स्पीड टाइम ग्राफ था, तो एक एक्सिस पर टाइम एक वेलोसिटी, और उससे बनती है एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन डेवलप कैसे हुआ, जब स्टैट्स को नंबर्स होंगे, अदरवाइज ग्राफ बन जाएगा। एक सिंगल ऑप्शन से ग्राफ बनेगा, वी नीड 4 to 5 ऑप्शंस तो ग्राफ बनेगा।
अगला पॉइंट क्या है? कितने कंसेप्ट लिखे हैं इस पे? बहुत सारे कंसेप्ट लिखे हैं। बैंक डिपॉजिट, मनी सर्कुलेशन, टाइम सीरीज वगैरह वगैरह, ये सारे हमने इस साल और अगले साल पढ़ने हैं कंसेप्ट्स। ये सारे इकोनॉमिकल कंसेप्ट्स हैं, रियल लाइफ सब कुछ बताएंगे। ये सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ने से पहले आज मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं कि मैं एफडी में इन्वेस्ट करूं कि मैं शेयर खरीदूं, ये 3 ऑप्शन है। मैं किस बिहाफ पे डिसीजन लूंगा? रिकॉर्ड्स कि मार्केट इस टाइम रेट क्या चल रहे हैं, क्या इस लास्ट ईयर इस रेट पे या पिछले 5-6 साल में इस रेट पे लोगों ने इन्वेस्ट किया नहीं किया। तो इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए हमें इकोनॉमिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बिहेवियर लिखा भी हुआ है, हम स्टडी करेंगे बिहेवियर पैटर्न का कि रेगुलर इन दिनों में लोगों का बिहेवियर क्या होता है, उससे हम अपना पैटर्न, अपना डिसीजन हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो बिहेवियरल स्टडी करने के लिए वी नीड डाटा। हमको लाइफ में हर जगह डाटा चाहिए भाई साहब, डाटा के बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? अगला पॉइंट, प्राइस एनालिसिस होता है कि पिछले कई सालों में प्राइसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, किन चीजों के बढ़े हैं, किन चीजों के कम हुए हैं, किसके फ्लक्चुएट हुए हैं। तो ये पूरा पढ़ना, इससे पता चलता है कि महंगाई बढ़ी है कि कम हुई है। ओवरऑल कुछ चीजों के प्राइस घटे भी होंगे, कुछ चीजें महंगी होंगी, उनको क्लब कर देंगे। ओवरऑल परसेंटेज में महंगाई बढ़ी है कि प्राइसेस बढ़े हैं कि कम हुए हैं जनरल लेवल पे, वो हम उसको जनरलाइज करेंगे स्टैट्स के टूल्स यूज करके, रिग्रेशन कोरिलेशन को यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर को यूज करेंगे। हमें पता लगेगा जनरली प्राइस इन्फ्लेशन हुई है कि डिफ्लेशन हुई है मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन हुई है तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है, वो 12th में पढ़ाए जाएंगे आपको, सेकंड चैप्टर में वही है आपका बैंकिंग। तो अगर इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक करेगी, पॉलिसीज कैसे बनाएगी। अगर डिफ्लेशन हुई है तो गवर्नमेंट उसको भी ठीक करने के लिए क्या लेगी, पॉलिसीज। तो पॉलिसी फॉर्मेशन गवर्नमेंट के अंदर है, पर उसके लिए इकोनॉमिक्स लगती है, उसके अंदर स्टैट्स लगती है कि पिछले प्राइस ट्रेंड्स क्या चलते आ रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस क्या है? वो बिल्कुल नया प्राइस है, पहले कभी हुआ ही नहीं। पर हम पिछले प्राइस ट्रेंड देखें कि कितने कितने टाइम बाद वो बढ़ रहा है, हर रोज बढ़ रहा है, 15 डेज में बढ़ रहा है, मंथली बढ़ रहा है, क्वार्टरली बढ़ रहा है, वीकली बढ़ रहा है। हम ये ट्रेंड जान पाएंगे कि नहीं पिछले रिकॉर्ड से, उसको बोलते हैं प्राइस एनालिसिस। क्योंकि इंडिया में या किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी प्राइस, डिमांड और सप्लाई होती है। ये 3 चीजें, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, ये आपकी महंगाई और सस्ताई सब बता देती है, सिंपल सी बात। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ही गवर्नमेंट को उठाता कराता है। आज अगर किसी गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलेंगे तो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट गिर जाती है महंगाई से। तो गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि वो महंगाई कैसे कंट्रोल में लेके आए। और वो गवर्नमेंट करके मुश्किल काम भी नहीं है, गवर्नमेंट ला सकती है पर लाती नहीं है, क्योंकि टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को ज्यादा। कोई बात नहीं, फिर लाती नहीं, फिर चली जाती है। गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जब गई थी ना तो महंगाई के लिए गई थी, आज तक वापिस आ पाई? आई नहीं पाई। उस टाइम बहुत ही महंगाई भाई, अब तो उससे 5 गुना हो गई है। अब तो 5 गुना होगी। तब तो 60 रुपए पेट्रोल था, तब भी चलेगी। प्याज बड़ा महंगा था। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, प्याज और टमाटर के ऊपर आई थी। ये प्याज टमाटर इतना महंगा हो गया था कि आज तो उससे डबल रेट पे होगा। तब भी कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जाएगी नहीं पर कोई बात नहीं। कुछ तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी, बट कुछ सीट्स कम हो जाएंगी। इस साल कुछ फर्क पड़ेगा। टोटल कितनी सीट्स हैं इस साल लोकसभा में? 453 सीट्स है। और लास्ट ईयर कितनी ऑक्यूपाइड थी बीजेपी से? 313। तो इस साल कितनी आएंगी, हम किससे कंपेयर करेंगे? तो डाटा, स्टैट्स कि लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से इस साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट का बेटर हुआ। अगर मान लो बीजेपी को मेजोरिटी मिल गई पर सीट्स कम आई, तो वो कुछ एनालाइज नहीं करेगी हम हमारी कमी क्या है, हम क्या नेक्स्ट 5 साल में करेगी ये बढ़े। कांग्रेस जब हारी होगी, केजरीवाल जब हारा होगा, तो उसने एनालाइज नहीं किया होगा कि हमने क्या गलती करी कि हम नेक्स्ट ईयर सीटें ज्यादा लेके आए। तो उनके एनालाइज में क्या गलती हो रही है, इसलिए वो बढ़ा नहीं पा रहे सीटें अपनी। समझ गए? कुछ उनके फेसेस बहुत प्यारे प्यारे से हैं, तो लोग क्यूट फेसेस को वोट नहीं देते। वी नीड प्रैक्टिकल मैन टू कंट्रोल इंडिया। वेरी, मेरे को तो क्यूट लगता है इसकी तरह। तो क्यूट नहीं है, क्यूट बच्चा। 1 मिनट रुक जा, पहले वीडियो बंद कर।